हेलो फ्रेंड, एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बिहार में यूरोपियन व्यापारियों का आगमन, यानी बिहार में यूरोपियन कंपनी किस प्रकार व्यापार करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो बीपीएससी तथा अन्य एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में भी आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो मेडिएवल टाइम से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बिहार उभरता है। 17वीं शताब्दी के मध्य से हम लोग देखते हैं यूरोपीय व्यापारी बिहार में व्यापार करने में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। बिहार का जो सामान होता है वो यूरोपीय व्यापारी के माध्यम से मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र तो यूरोपीय देशों के बीच में उन्नत रूप से होता रहता है। बिहार में सब प्रथम जो यूरोपियन कंपनी में से सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, उसके बाद डच आते हैं जिसको कि हम लोग हॉलैंड या नीदरलैंड आजकल वर्तमान में जानते हैं। इसके बाद अंग्रेज, फ्रेंच और डेनमार्क आते हैं। इन जो हम लोग देखते हैं जो यूरोपियन कंपनी ये जो है इनके बीच आपस में काफ़ी कंपटीशन होता है, लेकिन जो बिहार में वो व्यापार करते हैं तो इनमें यूनिटी इनके द्वारा दिखाई जाती है, जिससे कि क्या होता है कि लोकल जो सामान होता है वो काफ़ी सस्ते दर पर उनको मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देते हैं 17वीं शताब्दी में तो सबसे जो मुख्य व्यापार का जो सोर्स था वो सोरा था, जिसको हम लोग साल्ट पीटर कहते हैं। सभी जो यूरोपीय व्यापारी थे वो डिसाइड करते हैं कि डच जो कंपनी है, व्यापारी कंपनी, वो बिहार से सोरा का खरीदेगा। अब डच से ही अंग्रेज, पुर्तगीज, डेनमार्क तथा पुर्तगीज जो व्यापारी थे वो सोरा डच से खरीदते थे। इससे फायदा ये होता था कि जो बिहार के जो व्यापारी थे उनको सस्ते दर पे डच को बेचना पड़ता था, जिससे कि यूरोपियन कंपनी को फायदा होता था, लेकिन बिहार के व्यापारी को इससे ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था। इसमें हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले जो पुर्तगीज आते हैं, इनका जो मेन जो केंद्र था व्यापारी को बंगाल के हुगली में था, लेकिन वो नाव के द्वारा पटना आते थे। ये अपने साथ मसाले, चीनी, मिट्टी तथा बर्तन लाते थे। इसके अलावा वापसी में वो सूती वस्त्र एवं अन्य वस्त्र वो यहाँ से ले जाते थे। जो इम्पोर्टेंट नाम है वो डच का है, जिसको कि अभी वर्तमान में हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से भी जाने जाता है। वहाँ की जो डच जो कंपनी थी वो बिहार में काफ़ी प्रमुख रूप से व्यापार कर रही थी। डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में होती है। अभी जो वर्तमान में हम लोग इसको देखते हैं, जो पटना कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो डच बिल्डिंग ही है, गोदाम था। इसके अलावा जो पटना कलेक्टेरिएट है, उस जो कलेक्टेरिएट है उसका जो बिल्डिंग है वो भी डच बिल्डिंग है, वो भी गोदाम के रूप में था। 1662 ईस्वी में जो डच को मुगल सम्राट ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति देती है। इनका जो मुख्य व्यापार था वो सूती वस्त्र, अनाज तथा चीनी का था, लेकिन उसका जो मुख्य जो अभिरुचि थी वो सोला यानी साल्ट पीटर का था। 1676 में डच ने पूर्वी भारत में 6 फैक्ट्री खोली जाती है, एक पटना भी है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद इसका महत्व डच कंपनी का घटने लगता है। तो बिहार में 16 का जो व्यापार हो रहा था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस पर एकाधिकार कर लेता। लेकिन इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि जो अफीम, जिसको कि हम लोग ओपीएम कहते हैं, ओपीएम के व्यापार डच द्वारा 1757 के बाद भी किया जाता रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिहार के संदर्भ में देखते हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो आगरा से 2 व्यापारी आते हैं, लॉर्ड ह्यूज तथा पीटर मुंडी। वो 1620 तथा 1632 में पटना आते हैं तथा यहाँ पे व्यापारी किस प्रकार व्यापार किया जाए इसकी संभावना वो तलाशते हैं। इसी 1621 और 1625 में पटना में 2 गोदाम बन जाता है, लेकिन ये गोदाम बाद में बंद हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वास्तविक सफलता मिलती है वो 1651 में मिलती है। अभी इसका जो फैक्ट्री वर्तमान में हम लोग देखते हैं, जो गुलजार बाग इसे जो पटना सिटी में जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वही उसका मेन फैक्ट्री था। जान चावड़ 1664 में पटना सिटी का प्रमुख बनाया जाते हैं। इनके समय में भी व्यापार काफ़ी फलता फूलता है। बिहार के जो सूबेदार शाइस्ता खां हैं वो 1680 ईस्वी में अंग्रेजों की जो कंपनी के व्यापार पे 3.5% टैक्स लगा देते हैं, जिससे कि अंग्रेज व्यापारी नाराज भी हो जाते हैं। खुशियर के शासनकाल में 1713 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को पुनः एक बार बंद कर दिया जाता है, लेकिन 1717 में अंग्रेजों को पुनः बंगाल एवं बिहार में व्यापार करने की अनुमति मिलती है, तो 1718 में पटना के फैक्ट्री को भी पुनः खोल दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि नवाब अलिवर्दी खां के दबावों में पटना की जो फैक्ट्री
1750 में पुनः बंद कर दिया जाता है, लेकिन हॉलबिल के प्रयास में 1755 में पटना की फैक्ट्री को पुनः चालू किया जाता है। इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा बिहार में इनकी व्यापार इनके द्वारा नहीं किया जाता है। 1734 ईस्वी में इनके द्वारा पटना में पहला गोदाम स्थापित किया जाता है, लेकिन 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चंद्रनगर की फ्रेंच फैक्ट्री पर आक्रमण करके कंट्रोल में लिया जाता है। तो पटना के फैक्ट्री पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। 1793 में यूरोप में अंग्रेज और फ्रेंच के बाद युद्ध होता है, उसका बिहार में पूरी तरीके से फ्रेंच का व्यापार बंद हो जाता है। अब डेनमार्क में हम लोग देखते हैं, डेनमार्क की जो पहली फैक्ट्री है 1774-75 में पटना सिटी के जो नेपाली कोठी एरिया है वहाँ पे स्थापित होती है, लेकिन 1801 में डेनमार्क और अंग्रेज के बीच युद्ध होने पे भारत में डेनमार्क का व्यापार का अधिकार पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हो जाता है। इसके बाद एमियन की संधि ट्रीटी ऑफ एमियन के बाद डेनमार्क को भारत में पुनः व्यापार करने की अनुमति मिलती है, लेकिन 1845 में अंग्रेज पूरी तरीके से बिहार में डेनमार्क के व्यापार पे अपना अधिकार कर लेते हैं। तो हम लोग बिहार के व्यापार को महत्व के रूप में देखते हैं कि विभिन्न यूरोपीय यात्री हैं जो बिहार के व्यापारिक केंद्र के महत्व की चर्चा करते हैं। टेवेनिन जो कि एक फ्रांसीसी यात्री थे, 17वीं शताब्दी के मध्य में इनके द्वारा लिखा जाता है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है तथा उत्तरी भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। ये आप मीन्स में इसको कोट कहीं कर सकते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य में मेंडिक कहा था कि पटना की जनसंख्या 2 लाख है। इसके अलावा जो अंग्रेज जो व्यापारी थे जॉन मार्शल तथा पीटर मुंडी, उनके द्वारा कहा जाता कि पटना की समृद्धि और यहाँ के अमीर वर्ग एवं ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की चर्चा उनके द्वारा किया जाता है। तो अगर बीपीएससी या किसी अन्य एग्जाम में बिहार में यूरोपियन यात्रियों का आगमन बिहार में किस प्रकार व्यापार किया जाता है, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।